जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 7 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण कंप्लीट कर लिया है। उसी क्रम में जो हमारा अगला चैप्टर है वो है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आज आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया जाएगा। इसकी 3 परतें जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ रीड करके सुनाते हैं, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और फिर अंत में आपको एमसीक्यू और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आज के चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित रखें, हर लाइन को समझने की कोशिश करें ताकि जब आपको एमसीक्यू अंत में कराए जाएँ तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो इन्हीं सवालों का जवाब आपको नीचे मिलेगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग देख लीजिए। भी ये हमारी पृथ्वी है। ये जो ऊपर है ये हमारी परपटी है और ये स्थलमंडल है। इस जो आपको येलो में दिखाया गया है ये है हमारा मेंटल, और जो मेंटल और क्रोड को मिलाता है उसे कहते हैं क्रोड मेंटल सीमा। और फिर आपको जो रेड कलर में है, गहरे रेड कलर में है, वो है आंतरिक क्रोड। तो आपको पता लग गया ये है हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया, तो दोबारा देख लीजिए। ये हमारी क्या, ये हमारी परपटी। ठीक है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है ये क्या है हमारी, ये हमारी परपटी। परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, यह क्या है, सबसे पतली परत होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। देखिए, महाद्वीप मतलब कि जो द्वीप होते हैं उस पर तो जो परपटी की जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर तक होती है। लेकिन यदि आप समुद्र में जाओगे, यानी जल स्तर में जाओगे, तो वहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, केवल 5 किलोमीटर ही रहती है। ठीक है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसकी बनी हुई, तो इस बताया गया अब आपको। यह सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी सिलिका और एल्यूमिना, इस दोनों फर्स्ट नाम मिला दिए गए दोनों को, इससे सीएल कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की परपटी बोल रहे हैं जी, ये महासागर की परपटी भी। ठीक है, महासागर की परपटी। ओके, आ गया होगा आपको समझ। महासागर की परपटी किसकी बनी है? महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं, यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि कितनी किलोमीटर गहराई तक होता है? लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन होती है? क्रोड होती है। तो ये देख लीजिए, जो मेंटल है ना येलो कलर में, इसकी आपको गहराई बताएगी ना, वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये फैक्ट है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है, तेल की खोज में इंजीनियरों ने क्या किया, अभी 6 किलोमीटर गहराई तक इसे खोद चुके हैं। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। ये स्थान याद रखना। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यदि आपको पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो 6000 समुद्र की सतह से खोजना शुरू कीजिए और 6000 किलोमीटर नीचे जाइए तो आपको पृथ्वी का केंद्र मिलेगा। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। अब आपको ये जो हमारा है ना रेड कलर का, ये क्या है? ये है क्रोड। आपको क्रोड ये बताई जा रही है आगे गहराई। सबसे आंतरिक परत इसकी क्या है? क्रोड है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल तथा लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है, यानी निकल तथा फेरस। ठीक है, कहते हैं केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इधर देख लीजिए,
क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% क्या होता है? पर्पटी होती है। 84% क्या होता है? मेंटल होता है। तथा 15% क्या होता है? क्रोड होता है। तो आपको पृथ्वी की संरचना का आयतन याद रखना है। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ये फैक्ट है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटने हैं। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। ठीक है। पृथ्वी की, अब देखो शैल की परिभाषा दी जा रही है आपको। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। रिपीट करते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार तथा गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल होती है, हमारी अवसादी शैल होती है, और कायांतरित शैल होती है। ठीक है। द्रवित मैग्मा, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वह क्या है? जो द्रवित मैग्मा होता है। द्रवित मैग्मा क्या होता है? भी ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। जब पृथ्वी पर आकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिसे हम आग्नेय शैल या फिर प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। अब आग्नेय शैल को भी कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह बाहरी जो वायु के कारण क्या होता है? भी तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने शैल को क्या कहते हैं? हम बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है। इसकी जो संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है। क्योंकि जब बाहर आकर जल्दी जल्दी हो जाता है ना ठंडा, तो इसकी जो संरचना होती है ना वो बहुत महीन कणों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। ठीक है। इसका उदाहरण याद रखना है। बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण आपको याद रखना है बेसाल्ट। ये फैक्ट है। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्कन पठार है वह किससे बना है? बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंतर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है। अब एक तो आपको बताया गया है कि पृथ्वी के बाहर आकर लावा का ठंडा होना वो बहिर्वेदी आग्नेय शैल है। दूसरा आपको बताया गया है पृथ्वी के अंदर ही लावा का ठंडा हो जाना वह अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ठीक है। ये बड़े दानों वाले होते हैं जो अंतर्वेदी आग्नेय शैल होते हैं, और छोटे दानों वाले बहिर्वेदी आग्नेय शैल होते हैं। ठीक है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है भाई? ग्रेनाइट। और बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षक पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ठीक है। अब आपको इधर जीवाश्म की परिभाषा दी गई है। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ओके। शैल क्या होते हैं? भी शैल जो अब बन गए हैं, जो शैल लावा ठंडा होने से अंदर पृथ्वी के अंदर या फिर बाहर जो शैल बन चुके हैं जिसे आग्नेय शैल कहते हैं, ये क्या होते हैं? भी शैल लुढ़क कर या फिर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। तो एक ही जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चटक कर या फिर टकरा कर जे टूट कर क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं या फिर जमा कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? हवा और जल के माध्यम से। ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर क्या बन जाती है? शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। अब आपको अवसादी शैल का पता चलेगा कैसे बनती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। तो अब आपको अवसादी शैल का उदाहरण याद रखना है। तो इसका उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर। अवसादी शैल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, इन शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जीवाश्म युक्त कौन सी शैलें होती हैं? यदि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में तो अवसादी शैल होती है। आपको ध्यान रखना है। आगे, आग्नेय
अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। अब जो पृथ्वी पर आकर लावा ठंडा होकर जो आग्नेय शैल बन गया था और फिर वहीं टूट कर चटक कर एक स्थान से दूसरी जगह पर जाकर जमा हो गए हैं और उनमें जीवाश्म आदि भी हैं, ठीक है, और परत दर परत हैं। अब वो क्या होता है भी जब उन पर ज़्यादा दाब या फिर ताप पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, इस कारण वो क्या हो जाते हैं, कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और जो चूना पत्थर होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उदाहरण भी आपको याद रखने आगे चलते हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब कैसे कैसे उपयोगी है? कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते होंगे, ये आपको नीचे दिए हुए। आगे चलते हैं। आपको पता है कि हमारा जो लाल किला है जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है तथा जो ताजमहल है जो संगमरमर से बना है। जो चूना पत्थर है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है ना, ठीक है। तो ये देखो जो संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे आपने पीछे पढ़ा, आग्नेय शैल किस में परिवर्तित हो जाती है? अवसादी शैल में। और जो अवसादी शैल होती है वह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो वह कायांतरित शैल में। तो उसी चक्र के बारे में आपको बताया गया है। यह चक्र कैसे किन दिशाओं में चलता है, ठीक है। एक निश्चित दिशाएं होती हैं इनकी भी, इतना दबाव पड़ने पर या फिर इतने ताप होने पर जो अवसादी शैल हैं वो कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो निश्चित स्थितियां होती हैं या फिर दशाएं होती हैं, ठीक है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। आपने अभी ऊपर पढ़ा। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ये भी मैंने आपको काफी विस्तार से समझा दिया। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय में अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर वापस द्रवित मैग्मा बन जाता है। तो ये चक्कर चलता है 3 प्रकार की चट्टानों का। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो वही चक्कर फिर आगे के आगे चलता रहता है। ये देख लीजिए, ये मैग्मा है, इससे आगे आग्नेय शैल बन गई। आग्नेय शैल से सीधा कायांतरित शैल भी बन सकती है, ठीक है। और फिर ये आगे अवसाद बनकर फिर ये आगे अवसादी शैल बन गई और फिर अवसादी शैल से ये कायांतरित शैल बन गई। ये अवसादी शैल है जो सीधा मैग्मा में भी बदल सकता है यदि इसे और ज़्यादा ताप मिल जाए तो, ठीक है। आगे चलते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ। तो अब पहले आपको शैल की परिभाषा बताई गई थी, ठीक है। अब आपको खनिज की परिभाषा बताई जा रही है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये हमारे खनिज की परिभाषा है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे ये खनिज ही है। कोयला भी खनिज है, प्राकृतिक गैस भी खनिज है और हमारी जो पेट्रोलियम है ये भी खनिज है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस तरह आज का हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें आपको बस पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया गया है और साथ में आपको शैल एवं खनिजों के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की शैलों के बारे में बताया गया है और फिर आपको शैल चक्र के बारे में बताया गया है और उनके कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो एक परपटी है, उसके बाद हमारी मेंटल आती है, फिर क्रोड आती है। शैल क्या है? तो अभी आपको ऊपर बताया है कि जो हमारी परपटी है उसके निर्माण में जो खनिजों के मिश्रण से बने जो बड़े खंड हैं, जहाँ बोल लीजिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की शैलों के नाम बताइए तो आप बता सकते हैं भाई। पहली है हमारी आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी शैल और तीसरी है हमारी कायांतरित शैल। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? तो बहिर्वेदी यानी लावा जो है पृथ्वी के बाहर आकर होगा ठंडा, वह बहिर्वेदी शैल है। इसका उदाहरण बेसाल्ट है और यह है हमारे दक्कन का पठार इसका उदाहरण है। अंतर्वेदी शैल वह है जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडी हो जाती है और इसके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इसे अंतर्वेदी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, ठीक है। शैल चक्कर से आप क्या समझते हैं? जो कुछ निश्चित दिशाओं में जो पृथ्वी से निकला हुआ लावा है वह
एक से दूसरी स्थितियों में परिवर्तित होता रहता है, यानी शैलों में परिवर्तित होता रहता है। जैसे जो हमारी आग्नेय शैल होती है वह अवसादी शैल में, और फिर जो अवसादी शैल होती है वह कायांतरित शैल में, और कायांतरित शैल उच्च दाब पर वापस किस में वापस परिवर्तित हो जाती है, आग्नेय शैल में या फिर लावा में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब शैलों के क्या उपयोग हैं, तो शैलों के विभिन्न उपयोग हैं भी। इनका उपयोग सड़क निर्माण इत्यादि में भी होता है और भी विभिन्न कार्यों में होता है। आप अपने ऊपर बता सकते हैं। कायांतरित शैल क्या होती है, आपको पता होगा कि जो अवसादी शैल होती है वो उच्च दाब और ताप पर क्या होती है, कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या होते हैं, आग्नेय शैल होते हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या होते हैं, आग्नेय शैल होता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या है, विक्रोड है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के उदाहरण है। ठीक है, और शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वह अवसादी शैल होती है, मैंने आपको बताया था। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, परपटी होती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कि ये कारण बताइए, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र क्या है, वह 6000 किलोमीटर की गहराई तक है, और पृथ्वी के जितने हम नीचे चलते जाएंगे इसका तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इतने ज़्यादा यदि कोई उपकरण भी भेजा जाए तो वो भी पिघल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी किसका बना होगा, धातुओं का ही बना होगा। तो इतनी गहराई तक पहुंचना, हमें पता है कि जो पृथ्वी का करोड़ है वह बहुत ज़्यादा उसमें ताप और दाब है, जिसके कारण से उसमें वो जो वहाँ की जो सब चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं वो मेग्मा बन चुकी हैं, और इसी कारण से हम पृथ्वी की केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। अवसादी शैल अवसाद से बनती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। इसके कारण चूना पत्थर संगमरमर में बदल रहा है, क्यों बदलता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन कराया था, हाँ तो दोबारा देख लीजिए। ये रहा, क्या होता है, अभी जो आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है वह मिट्टी स्लेट में एवं जो चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको कारण बता दिया होगा, आपको कारण पता लग गया। इसके साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके नोट्स कंप्लीट करते हैं, नोट्स पर चलते हैं। ये नोट्स हैं चैप्टर 2 जियोग्राफी कक्षा 7, हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप पर इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है तथा समुद्री सतह के केवल 5 किलोमीटर की मोटाई रह जाती है। महाद्वीपीय सैंटी मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसे सीएल कहते हैं। महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकल तथा लोहे की बनी होती है और इसे नीफे कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय क्रोड का तापमान तथा दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही परपटी है, 84% भाग मेंटल है तथा 15% भाग क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नोट में लिखेंगे, विश्व की सबसे पहली खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है, और इंजीनियरों ने तेल की खोज में उसे लगभग 6 किलोमीटर तक खोद डाला है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। छल एवं खनिज, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखना है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारी आग्नेय शैल, ठीक है, दूसरी है अवसादी शैल, तीसरी है कायांतरित शैल। आग्नेय शैल, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल के भी 2 प्रकार हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। अंतर्वेदी शैल, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट। दूसरा है हमारा बहिर्वेदी शैल। जब क्या होता है, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस रूप में जमा
जम जाता है तो उसे बहिर्वेदी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, हमारा दक्कन का पठार जो है जो इसी तरह बना हुआ है। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। इसकी संरचना बहुत महीन कणों वाली है। ठीक है। अवसादी शैल, ये शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। उदाहरण बलुआ पत्थर। तो अवसादी जो शैल है इसका उदाहरण आपको याद रखना क्या है, बलुआ पत्थर। ये जीवाश्म भी हो सकते हैं, इसमें जीवाश्म भी होते हैं। अवसादी शैल में ही जीवाश्म होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे हमारी कायांतरित शैल। आग्नेय तथा अवसादी शैल उच्च ताप तथा दाब के कारण कायांतरित शैलों में बदल जाते हैं। ठीक है। तो कायांतरित शैल आपको याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में तथा जो चूना पत्थर होता है वह संगमरमर में बदल जाता है उच्च ताप व दाब के कारण। ठीक है। आगे है खनिज। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म तथा निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब ईंधन खनिज कौन कौन से, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम है। इनका प्रयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस तरह आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको जो चैप्टर समझ आया होगा। आपको PDF भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, MCQ भी करवाए गए हैं और साथ में आपको इसके जो PDF है उसको लघु रूप में समझाने की कोशिश की गई है। तो बस पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया गया आपको और शैल के प्रकारों के बारे में बताया गया और उनका उपयोग, उनका महत्व बताया गया। तो आशा है आज का आप चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसके साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।